जय महादेव की माय डियर स्टूडेंट। आज से आप लोगों के लिए सैंपल पेपर की सीरीज मैं अपलोड कर रहा हूं। हर एक सैंपल पेपर के 2 वीडियोस होंगे ताकि वीडियो काफी बड़ी ना हो। एक सैंपल पेपर को मैं 2 वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा। टोटल मैं 30 सैंपल पेपर्स आप लोगों के लिए करवाऊंगा। तो एग्जाम के लिए आप लोग एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं जो कवर करूंगा ये 20 मार्क्स के, ये मैं वीडियोस में 20 मार्क्स के कवर कर लूंगा और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो टोटल आज मैं आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। रिमेनिंग जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों को पसंद आए तो जरूर करें। हम लोग आप लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि 1+√2 1 - √2 इज अ रेशनल नंबर दिस। अब इसको हम सब लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1+√2 प्लस 1 - √2। √2 प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। 1+1 2, 2/1 दिस इज अ रेशनल नंबर। ये हो गया। अब कह रहा है इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाए और इट सेल्फ खुद से डिवाइड हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 1 से भी हो जाता है डिवाइड और 2 से भी हो जाता है। 3 भी 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो जो प्राइम नंबर्स बने वो 2 3 5 7। लेकिन इसमें बोल रहा है ऑड प्राइम। तो 2 तो क्या है, इवन है ना, तो 2 को नहीं हम काउंट करेंगे, यानी 3 से लेके इस तरीके से। तो कह रहा है अगर P1 P2 से बड़ा है, दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं जिसमें P1 जो है P2 से बड़ा है, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, क्या होगा। तो हम इसको देखते हैं। तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, आपने फार्मूला एक पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये पढ़ा है ना आपने, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप। ये हो जाएगा P1 माइनस P2 एंड P1 प्लस P2। अब ये क्या है, दोनों ऑड हैं, तो ऑड नंबर का जो डिफरेंस आता है वो इवन आता है, और ऑड नंबर का एडिशन जो है वो भी इवन आता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी इवन है। यानी इसका आंसर जो होता है ये होगा। अब इसमें क्या कर लो आप, नहीं अगर समझ में आ रहा है उसमें, तो आप दो ऑड नंबर ले लो। एक ले लिया 3, एक 5, ये प्राइम नहीं है दोनों, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस P1 क्या है, यानी 5 को हमने P1 ले लिया, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आ गई हमारी 25 माइनस 9। इसकी वैल्यू क्या आ गई 16। 16 क्या आ रही है, 16 तो हमारी क्या आ रही है, इवन आ रही है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगी 16, ये कट जाएगी ना 2 से, तो इसलिए इवन आ गई, यानी ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ the equation x square minus kx plus 1 is equal to 0 has no real root। तो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं, इसी को डिस्क्रिमिनेंट यानी d बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रियल रूट नहीं होते हैं, नो रियल रूट, तो इस केस में d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, a हमारा 1 हो गया। b क्या है माइनस के, c क्या है 1 है। हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज में करेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रख देते हैं हम, तो b की जगह पे माइनस के स्क्वायर माइनस 4, a भी 1 है c भी 1 है लेस देन 0। माइनस के कोई भी नेगेटिव होता है, इसका स्क्वायर करते हैं, हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, यानी के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। इससे आ जाएगा k लेस देन 4, इससे वैल्यू आ जाएगी k इज, इसके दो बनेंगे ना, 2 और -2,
ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन लेस देन 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये मिल गया आपका थर्ड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 18 इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, फ्रैक्शन जो हो जाता है 1/3 हो जाता है। सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सपोज कर लिया फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इनके न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, इनका सम दे रखा है x प्लस वाई 18 दे रखा है। क्लियर है? अब कह रहा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, यानी डिनोमिनेटर को अगर हम इंक्रीज कर दें 2 से, तो ये जो हो जाता है 1/3 के इक्वल हो जाता है। अब हम इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 से x में हो जाएगा 3x, और ये y प्लस 2 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो गया y प्लस 2। इसको हम इधर लेके आ जाते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी इस तरीके से। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये क्या है? दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, -1 है या +1 है, यानी दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4x। 4x इज इक्वल टू 18 प्लस 2 क्या हो जाएगी? 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ किसी क्वेश्चन में रख के हम y निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है, x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ गई। तो क्या आ जाएगा आंसर? x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x के प्लेस पे y, ये 5, 13। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5 अपॉन में 13। अब इसको जो है हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं, आप आंसर से चेक कर सकते हैं, बेस्ट तरीका। अब देखिए, कह रहा है फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का सम 18 है। अब देख लो आप किसका सम 18 आ रहा है? -7 + 11 18 नहीं आएगा, ये नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं हो सकते। अब 5 प्लस 13 ये भी 18 होता है, 7 + 11 ये भी 18 होगा, यानी इन्हीं दोनों में से आंसर हो सकता है। अब कह रहा है डिनोमिनेटर में अगर हम 2 इंक्रीज कर दें, तो डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में 13 + 2 15, 5 1 जा 5 3 जा, क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो आंसर से ही हमारा चेक होगा, इसमें इंक्रीज करोगे आप तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 7 अपॉन 13 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी यही आंसर हो जा रहा है कि नहीं? आप क्या करोगे? आंसर से भी चेक कर सकते हो, तो यही आपका आंसर हो गया। तो बेस्ट तरीका, इतना आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, इसी में डायरेक्ट आप देख लो इक्वेशन कौन कौन से होगा। तो लीनियर इक्वेशन इसी से सॉल्व हो जाते हैं जनरली। आप क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल रूट से आंसर से ही इसको कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? if y is equal to 1 is common root of the equation this and this, means y is equal to 1, इसका इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों का कॉमन रूट है। रूट है मीन्स सोल्यूशन है, मीन्स अगर हम y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही पॉलिनोमियल में क्या होता था? यही जीरोस होता था, यानी ay² प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ये है, दूसरा क्या है? y² प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें y जो है दोनों का रूट है, यानी दोनों का सोल्यूशन है। किसके प्लेस पे? y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, a इंटू वाई के प्लेस पे 1, फिर a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? 1² मीन्स 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा? a प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2a इज इक्वल टू -3, 3 इधर जाएगा तो -3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? देयरफॉर a इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे हम क्या कर रखे हैं? y की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 प्लस b
इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 2, इधर चला जाएगा तो -2। तो ये आगे हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना, ए इंटू बी मीन्स ए बी। ए की वैल्यू आ गई -3 इंटू -2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 हो गया। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी आंसर आ गया आपका 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 3 हो गया। इसको इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AOB is a rectangle whose vertices are this, this, this. The length of diagonal. ठीक है, AOB इसके वर्टिसेस हैं, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो AB हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल की यही हमको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अगर इसको हम प्लॉट करें तो ए हमारा क्या हो गया 0,3, यानी एक्स एक्सिस पे नहीं चलना, वाई केवल चलना है, यानी 0,3 ये कोऑर्डिनेट हो गया किसका, ए का। और दूसरा कोऑर्डिनेट 0,0 ही है, यानी यही हो गया। और इसमें क्या है, बी क्या है 5, 5,0 हो गया। तो डायगोनल अगर देखा जाए तो डायगोनल यही बनेगा, एक साइड इधर कहीं आएगी, यही ए बी जो होगी इसकी, ये बी हो गया, डायगोनल हो गई। इसकी हमको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो फार्मूला होता है ना, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी हो, एक पॉइंट अगर x, एक पॉइंट ये कोऑर्डिनेट है, दूसरे का x2 y2 है, ये p मान लिया, ये q है, तो इसके पी क्यू निकालना हो डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, जो भी करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव जाना। तो अभी एक निकाल लेंगे इस तरीके से, कैसे हो जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0, 5 के साथ ये 0 आ गया, उसके बाद 0 के साथ 3 आ जाएगा, प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितनी आ जाएगी वैल्यू 34, रूट में 34 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम सच दैट, ए बी सी डी को हम ट्रेपेजियम बना रहे हैं जिसमें बी सी जो है ए डी के पैरेलल है। ए बी सी डी इस तरीके से बना लेते हैं हम। ये ए हो गया सपोज कर लिए, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, और इसमें बी सी पैरेलल टू ए डी है, बी सी ए डी के पैरेलल है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए बी ये डिस्टेंस 4 है। इफ द डायगोनल ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड करना है डीसी। ये दे रखा है कि ए ओ अपॉन ओ सी का जो रेशो है वो डी ओ अपॉन ओ बी के रेशियो के इक्वल है, और ये है 1/2। तो हमें निकालना क्या है, डीसी निकालना है। एक साइड तो ये मिल गई, एक साइड डीसी हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये चीज दिया ही है, तो हम क्या कर लें, ए ओ बी और इसको दोनों को हम क्या कर लें, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा निकालना। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर लें। तो सिमिलर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर करने के लिए एक तो एओ इस ट्रायंगल का ये साइड एओ, और दूसरे ट्रायंगल का यहाँ एओ और ओसी क्या है, ओसी है, एओ और इधर ओसी, और दूसरा ये डीओडी क्या है, एओ के साथ ये आ रहा है इस तरीके से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
AO अपॉन DO, AO DO हो गया, और इसके बाद दूसरी साइड इसकी क्या हो रही है, OC आ रही है ना, AO और इसके बाद CO, ठीक है, ये हो गया, और DO और OB, ठीक तो है, सही है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और इसमें क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे दोनों वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, साइड का रेशो इस साइड का इसके साथ, इसका इसके साथ रेशो भी दे रखा है, और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, AO अपन OC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी, ये है BO अपन DO अपन OD, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट, ये सिमिलर हो जाएंगे, सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे अगर सिमिलर हो जाते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गए, एक साइड इसका, एक साइड इसका, एक साइड इसका, ऐसे और इसमें ये दोनों ये हो गए, तो दोनों जब सिमिलर हो गए, तो जब सिमिलर हुए तो थर्ड वाली साइड जो होगी थर्ड वाले के भी सिमिलर में ही होगी, तो हम ये कह सकते हैं AO अपॉन OC या CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO या OD इज इक्वल टू AB अपॉन में DC, ये हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा, इनका रेशो क्या है, 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू, AB हमको पता है ना कितना है, AB के वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है ना, 4 अपॉन में DC, इससे हो जाएगा DC इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, यानी हमारा मेन मोटिव दोनों को सिमिलर करना है, फिर करस्पॉन्डिंग साइड से रेशो भी ले लेना है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एट्थ क्वेश्चन ये कहता है कि AB पैरेलल टू DC, ये जो AB है ये पैरेलल है, सॉरी DE के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसमें क्या चीज ट्रू हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल जो है हमारा, पहले हम ले लेते हैं ABC ट्रायंगल में, ये वाली की बात कर लेते हैं, ये हो गया CA, यानी ABC ट्रायंगल में जो ये साइड है ये क्या है, DE, D, तो AB DE के पैरेलल है, तो इसमें क्या है, अगर दोनों पैरेलल है तो इसमें क्या होता है, थेल्स थ्योरम होता है ना, मिड थेल्स थ्योरम जो होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। तो थेल्स थ्योरम में क्या होता है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इस पे जो होता है, जो जितने पार्ट में ये डिवाइड करता है वो क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ध्यान से देख लीजिए, अगर ये है ABC, उसको आप छोड़ दीजिए, ये लाइन अगर एक लाइन जो है थर्ड, ये लाइन इसके पैरेलल अगर है तो ये क्या करती है, अदर थ्रू साइड को इसको इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी जो AD अपॉन DB का रेशियो होगा, AD अपॉन DB का, वही AE अपॉन EC के होगा, और यही नहीं, इसमें अगर आप AD अपॉन पूरा AB भी ले लें तो भी यही होगा, लेकिन सेम उसमें होना चाहिए, AE अपॉन AC पूरे के साथ भी, इसी तरीके से इसके साथ सब रिलेशन हो सकता है, कुछ भी। तो पहला हम इसमें ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की ABC की बात कर रहे हैं, D पैरेलल है तो यही वाला हम इसमें रूल लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि DC अपॉन में, हमने बताया ना कि DC के साथ पूरा AC ले सकते हैं, यहाँ पे है ना AC आ रहे हैं हर जगह, AC यहाँ भी आ रहा है, तो DC अपॉन में AC, ये इक्वल हो जाएगा किसके, DC अपॉन AC इज इक्वल टू, इसी तरीके से CE अपॉन में पूरी साइड BC, पूरा BC, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रीजन, क्या होगा, क्योंकि D पैरेलल टू AB है और इसमें हमने थेल्स थ्योरम लगा दिया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ही, इस वाले ट्रायंगल में सिमिलरली हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल
CDE, CDB, CDB। CDB में क्या है, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल है, तो यही चीज हम क्या लगा सकते हैं, इसमें भी थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा CF अपॉन में क्या ले लेंगे, DC, CF अपॉन में पूरा DC, ठीक है। CF अपॉन में DC इज इक्वल टू, समझते चलेंगे आप लोग, CE, ठीक है, CE अपॉन में पूरा BC, क्योंकि ये ट्रायंगल हम पूरा ले रहे हैं, तो ये वाला जो है, ये वाली साइड है, तो ये और ये दो पार्ट हो रहे हैं ना, तो CE अपॉन में पूरा BC, ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। एक बारी हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल को लिया, एक बार इस ट्रायंगल को ले लिया, ठीक, ये हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों से अब देखें आप, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम देखते हैं तो कैसे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा DC अपॉन, अब देखिए आप, C अपॉन BC, P अपॉन BC दोनों में कॉमन है, तो इसको हम हटा सकते हैं, तो DC अपॉन में AC जो है इसके इक्वल हो जाएगा CF अपॉन में BC के इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CF, ये बन गया हमारा, तो कौन सा हो जाएगा, D वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के 90 बना रहे हैं, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस निकालनी, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ये है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लिया A है, इसको हमने क्या किया, इससे ज्वाइन कर दिया, एक टेंजेंट है, और एक ये हो गया, ये P है और ये Q है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये जो है 90 बना रहा है, ये 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर अगर वो है तो सेंटर से इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। जब सेंटर से हम टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनाता है, इसके साथ 90 एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या बन रहा है, ये अगर देखा जाए तो 90 ये है, 90 ये है, 90 है, सब ये क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं, ठीक है, 90 बना रहा है इस तरीके से। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, हमने क्या किया, इसको पूरे को ज्वाइन कर दिया, तो जब इसको ज्वाइन कर दिया, हमें निकालना क्या है, हमें रेडियस निकालनी कि रेडियस की लेंथ क्या होगी, यानी PO और इसको निकालना, तो 5 ये भी है, 5 ये भी है, हमें ये चीज निकालनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 90 बनाएगा, ठीक है। 90 अगर ये बना रहे हैं और ये साइड जो हो जाएगी इसके इक्वल हो गई, ठीक है। जब सब एंगल 90 बनाते हैं किसी भी फिगर में, तो ये वो या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, इतना तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें एडजस्ट, हमने क्या किया, इसको या तो रेक्टेंगल मानेंगे या स्क्वायर मानेंगे, तो अगर ये एडजेसेंट साइड भी, अगर अगल बगल की साइड भी इक्वल हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, यानी ये स्क्वायर शेप में फिगर बनेगा। तो अगर स्क्वायर शेप में सभी साइडें कितनी होती, इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी, 5 क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये भी 90 है, ठीक है। तो ये तो या तो स्क्वायर बन सकता है या रेक्टेंगल बन सकता है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, जब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों साइडें क्या होंगी,
एडजेसेंट साइड इक्वल हो रही हैं, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये तो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल तो हो ही गया क्योंकि सभी 90 हो गए। अब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया तो यानी ये स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10th क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे आ जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 क्या होगा, इधर आ गया तो 1/2। फिर cos 3 थीटा इज इक्वल टू, अभी आप देखो cos कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये cos cos हट गया तो 3 थीटा कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो थीटा कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री अपॉन में 3, 20 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। आपको मैंने बताया था ना, एंगल याद करने के लिए साइन की अगर एंगल याद करनी है तो कैसे याद करते हैं, पहले हम लोग 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं, सॉरी 4 लिख लेते हैं, इसको डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, साइन के सभी आ जाते हैं वैल्यूज, ये 0, ये 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2, और ये 1 आ गया। ये साइन 0 की वैल्यू होती है, ये 30 की होती है, ये 45 की, ये 60 की, और ये 90 की। और अगर रिवर्स चलते हैं तो ये कॉस की इधर से इधर हो जाती है, कॉस 90 की 1, 60 की, सॉरी कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, और कॉस 45 की यही होगी, कॉस 60 की 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, रिवर्स इस तरीके से ये हो जाती है हमारी। तो जो 0 की वैल्यू साइन की होगी वो कॉस 90 की होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये इस तरीके से 20 आ गया। अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, उससे किसी ये मान लिया टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आई यहाँ पे होगी, यहाँ से हम देखते हैं तो इसका, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई ऑब्जेक्ट नीचे होता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो 50 मीटर अवे है ग्राउंड से, 50 मीटर हो गया, ये हो गया, ये ए बी हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब ये हो गया, ये एंगल कितना बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। तो कह रहा है देन हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट यानी ए बी निकालना है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या, ऐसा फार्मूला देखेंगे थीटा वाले में जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाए, तो क्या होता है, tan होता है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस 50। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 50। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी भी हमारा 50 मीटर ही, ए बी की भी वैल्यू 50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इसका डी आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री। थोड़ा बहुत अगर बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप इग्नोर करें, ठीक है, और उसमें कमेंट में लिख दें, मैं उसको फिर सुधार कर लूंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बाय मिस्टेक गलतियां हो जाती हैं। अब ये हो गया 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके वैल्यूज √3, ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगी, 2 अपॉन √3, इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 हो जाएगी वैल्यू है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 अपॉन √3, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, एलसीएम हो गया दोनों का, और ये 3 ऊपर आ गया तो ये 1, कितना आ गया 2 अपॉन
√3। अब ये 3 जो है ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, और नीचे क्या है 3 1 4 है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, ये आ गई 3/√3, ये 2√3। ठीक है, अब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होती तो इसको लिख लिया हमने √3 ऑन में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गई 3√3 और नीचे आ गई हमारी 2 इंटू 3 आ गई, 3 से 3 कैंसिल हो गई, वैल्यू क्या आ गई √3/2। √3/2 कितनी की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू, √3/2 साइन 60 की वैल्यू, तो ये हमारा सभी आंसर डी हो गया। अब इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ एंगल थीटा इज गिवन बाय। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, ये हमारा सर्कल है, सेंटर इसका ये है, तो अगर सपोज कर लिया ए बी आर्क है, इसको बोलते हैं आर्क, ए बी आर्क से अगर सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो पोर्शन बनता है इसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये अगर हमारे उस पर थीटा एंगल बनाता है तो हमने देखा होगा कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर किसके सेंस में होता है, 360, पूरा एंगल 360 बनाता है, तब ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो 360 के सेंस में अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो 1 डिग्री के सेंस में 1 डिग्री का जो पोर्शन होगा उसमें कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। तो हमको क्या करना है, इसमें थीटा एंगल के लिए क्या होगा, तो थीटा एंगल के लिए थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 360 का जो है कौन सा पार्ट थीटा होगा, तो थीटा अपॉन 360th पार्ट होगा, यही पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका सपोज कर लिया क्लॉक है, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखा है मिनट हैंड यानी रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया स्वैप बाय द मिनट हैंड क्लॉक 10 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगा, यानी ये अगर घूमता है तो क्या बनाता है, एक तरीके से सेक्टर बनाता हुआ चलता है ना, यहाँ से यहाँ गया तो एक सेक्टर बना, यहाँ से यहाँ गया तो एक सेक्टर बना, इस तरीके से सेक्टर बनाता हुआ घूमता है। तो 10 मिनट में कितने एरिया वो कवर करेगा, तो 10 मिनट का पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इस तरीके से कितना घूमेगा हम पहले देख लेते हैं कि 10 मिनट में कितना वो घूमेगा। तो हमें ये पता है ना कि अगर 60 मिनट में मिनट क्लॉक जो है पूरा 360 एंगल घूम जाता है, ठीक है, 60 मिनट में। ठीक, तो हमें निकालना है कि 10 मिनट में कितना वो एंगल घूमेगा। तो 60 मिनट में ये पूरा 360 घूमता है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में 360 अपॉन 60, यानी ये हो गया 60 डिग्री, ये 1 मिनट में घूमेगा। ठीक है, 1 मिनट में वो पूरा कितना घूमा, सॉरी 6 डिग्री घूमेगा, ये एक जीरो जो कैंसिल हुआ 6 डिग्री घूमेगा, लेकिन हमें निकालना क्या है 10 मिनट का निकालना। तो 10 मिनट में कितना घूमेगा, 6 इंटू 10, 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री, तो 10 मिनट में वो 60 डिग्री घूमेगा। एरिया क्या होता है, एक तरीके से सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है, क्योंकि ये सेक्टर बना रहा है ना ये 60 डिग्री। तो अब कैसे निकालेंगे, 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, होती है 22/7, आर हमारा कितना है 21, 21 इंटू 21, आर स्क्वायर रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से 2 जा 2 से 11, 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और एक कैरी था
कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 15 क्वेश्चन क्या रहा, अ गेम ऑफ चांस। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चांस ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एंड, ठीक है, एरो विथ कम्स रेस्ट पोजीशन एट वन ऑफ द नंबर। अगर हम घुमाते हैं स्पिनिंग में, तो स्पिनिंग है, इधर है 1 2 3, इस तरीके से अगर घुमाते हैं तो इसमें किसी भी नंबर पे ये क्या होता है, रुक सकता है, ये स्पिन करते हैं। तो कह रहा है कि सबके आने के चांसेस जो है इनमें से सब इक्वल है, कोई भी आ सकता है इसमें से। तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, इस पे नंबर जो है ग्रेटर देन 5 वाले नंबर पे आने की प्रोबेबिलिटी निकाल। तो टोटल टोटल जो आउटकम है क्या हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है 1 से लेके 10 तक 10 हो गए। और हाँ, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड जिसको बोलते हैं, तो फेवरेबल किस तरह का चाहिए, 5 से नंबर ग्रेटर देन 5 हो। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 ऐसे नंबर हैं जिसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर है, यानी 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 2। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 2, दिस वन। ठीक है, 15 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं 16 क्वेश्चन। कह रहा है इन अ डेटा, डेटा में जो है ये वैल्यू दे रखी है एल, लोअर वैल्यू इसकी दे रखी है 40, एल दे रखी है, एच दे रखी है हमारी 15, और ये सब इस तरीके से वैल्यूज सब दी हुई है। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज दी है, तो हमें क्या करना है, इनको, इससे हमको निकालनी है इसकी वैल्यू, इससे हमको निकालनी है मोड निकालनी है। तो मोड का फार्मूला होता है ना, आपने देखा होगा, मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल, ठीक है, याद रखना आपको, प्लस F1 माइनस FO यानी F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये आप याद रखेंगे। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने फार्मूले और जो मैंने कंसेप्ट की क्लास ली है उसके प्लेलिस्ट की का मैं जो है लिंक दे दूंगा। तो आप लोग जितने भी फार्मूले और कंसेप्ट है उसको प्रॉपर देख लेंगे, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये फार्मूला होता है मोड का। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग क्या करें, बस आपको रखना ही तो है, एल के प्लेस पे 40 रख दो, प्लस F1 आपको पता ही है 7 है, ठीक है, F1 माइनस F0 3 है, फिर 2F1 हो जाएगा 14 माइनस F0 हमारा 3 है, F2 हमारा क्या है 6 है, रख दिया इसे, ये आ गई 40, प्लस रखते जाएं आप, ये क्या हो जाएगा 4, इसको सॉल्व कर देंगे, 6 3 9 हो गया, 14 माइनस 9, ये वैल्यू आ जाएगी 5 आ गई। ठीक है, ये आ गई, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे इंटू, हमारा यहाँ इंटू 15 भी तो रहेगा, इंटू 15, एच भी तो हमारा है 15, ये भी रखना होगा 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये इंटू है तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12, ये हो जाएगा 52। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 52। ठीक है, इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेस और भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व करने हमें, तो दिक्कत हो जाएगी स्पेस की। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। A sphere is placed inside a
right circular cylinder so as touch to the top, base and lateral surface area of cylinder. Base and lateral surface of the cylinder. If the radius of the sphere is r, then volume of the cylinder is. सिलेंडर की वॉल्यूम हमको निकालनी है. अब ध्यान से देखिए. A sphere is placed inside. स्फीयर को जो है प्लेस किया गया है, ठीक है, इसके सिलेंडर के अंदर. ये सिलेंडर है, सपोज कर लिया. इसके अंदर स्फीयर को इस तरीके से किया गया कि ये सब जो है पोर्शन को इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है. ये हमारी रेडियस हो गई. इसकी हाइट जो सिलेंडर की हो जाएगी, इधर भी रेडियस, तो 2r हो जाएगी, ठीक. तो ये इसकी हाइट हो गई सिलेंडर की 2r, रेडियस तो r है ही, क्योंकि हाइट ये बन जाएगी ना, r इधर, क्योंकि पूरा इसको कवर कर ले रहा है. तो इसमें हमें निकालना है इसका, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम आपने देखा होगा पाई r स्क्वायर h होता है. यहाँ पे रख दीजिए आप पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h की जगह पे आप क्या रखेंगे 2r. तो क्या बन जाएगा 2 पाई r क्यूब. इसका आंसर जाएगा 2 पाई r क्यूब. कौन सा हो रहा है 2 पाई r क्यूब, ये वाला इसका. काफी इजी था, बस समझना था आपको, बस इसके अंदर हमने रखा, पूरा इसको कवर कर ले रहा है. फिर है द algebraic sum of the deviation of the frequency distribution from the mean is. क्या होता तो इसका जीरो आपको याद रखना है. वैसे समझने के लिए हम देख लेते हैं. मान लिया जो है सारा algebraic sum of the deviations of a frequency, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन. तो मान लिया ये जो है x1, x2, x3, ये सब क्या है, डेटा दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन है, और इसका जो मीन है ये है. तो मीन से ही हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं. तो इसमें जो है इनका ये निकाल लें हम, ठीक है. इस तरीके से हम इसको माइनस करते जाते हैं. ये डेविएशन हो गया. तो वही कह रहा है द अलजेब्रिक सम इसका निकाल रहे हैं. अब इसमें आप देखिए x1 बार जो है कितने टाइम्स आया होगा, n टर्म्स तक है, तो x बार टाइम आ गया, माइनस हमने क्या किया, इन सब में से अलजेब्रिक सम निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस है सबका. ये क्या किया हमने, अब इसमें माइनस ले लिया, तो ये वाला टर्म सब माइनस से बाहर आ गया सबके लिए. तो x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से xn हो गया. अब यहाँ पे जब हो जाएगा तो n x बार, ठीक है, माइनस ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, nx बार के ही इक्वल हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. अब ये nx बार कैसे आई है, हमने देखा फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू x1 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है. तो अगर इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके nx बार बन जाएगा. तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह पे nx बार लिख दिया, ये वैल्यू आ गई हमारी 0. इसका राइट आंसर हो जाएगा 0. अब हम लोग ये देखते हैं 19th क्वेश्चन. कह रहा है इफ द पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 3 और B का कोऑर्डिनेट है x 5, लाइज ऑन अ सर्कल विद द सेंटर 2 3. सेंटर जो है सर्कल का 2 3 है, ठीक है, और 2 पॉइंट A और B लाइज ऑन सर्कल, सर्कल पे लाई करते हैं. ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है. A OA और OB यानी रेडियस हो गए, ठीक है. A का कोऑर्डिनेट है 4, 3 और B का कोऑर्डिनेट है x, 5. ये दोनों लाई करते हैं.
देन द वैल्यू ऑफ x इज 2, कह रहा है x की वैल्यू जो है ये, इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक, तो हम निकाल के चेक कर लेंगे। फिर कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस। तो मिड पॉइंट तो ये तो होता ही है, हमने देखा था ना। इसमें क्या हो जाएगा, कोई अगर ये है, मान लिया इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, तो इसमें जो अगर ये था हमारा p कोऑर्डिनेट, अगर इसका xy था, तो अगर ये क्या होता था, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करते थे या m और n में, तो क्या होता था, ये फार्मूला था ना x का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, तो m1 और m2 जो होंगे इनका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा ना, ये बीच बीच में है ना ये, तो जितना ये डिवाइड होगा उतना ये डिवाइड होगा। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, m1 के प्लेस में भी 1, इसके प्लेस में भी, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, और ये m1 प्लस m2 यानी 1:1 का सम हो जाएगा, तो 2 हो गया। तो यानी ये वाला ट्रू है इसके लिए। अब ये हमको बस निकाल लेना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूले से लिख लेगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अगर OA जो है बी रेडियस है, वो OB के इक्वल है, तो इनके स्क्वायर भी दोनों के इक्वल होंगे। तो स्क्वायर यानी 2 माइनस, इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, OB का हम निकाल लेते हैं उसी तरीके से, क्या हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 3 माइनस 3 0, ये तो फिनिश है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 क्या हो गया, ये भी 2 आ गया, 2 2 जा 4, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब इधर से देखा जाए तो इधर जाके इसको कर देगा 0, -4 इधर, तो क्या आ गई वैल्यू, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी 2 जो आ रही थी ये सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, ये तो अलग चीज बोल रहा है, तो दोनों ट्रू है, बट ये जो है आर का एक्सप्लेनेशन ए नहीं है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं 20th में, रूट ए इज अ इरेशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए जो है प्राइम होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5, एक 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, इनका स्क्वायर रूट अगर देखें तो प्राइम नंबर का तो क्या हो गया, सब इरेशनल हो रहे हैं, यानी पहला ट्रू हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, दोनों ही ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है, लेकिन इस केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रू है, वो इसका ये आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो होगा ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रूट ए इज इरेशनल नंबर वेयर ए इज अ प्राइम नंबर, तो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी इसका ये पोर्शन सही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है इज
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इनका ग्राफ से सॉल्यूशन निकालें अगर ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। दो इक्वेशन देख रखे हैं, कौन सा, x माइनस वन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये दे रखे हैं दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 कर लो आप इस तरीके से, या प्लस c1 इज इक्वल टू 0 कर लो, एक ही बात है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, या सॉरी यहाँ पे तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 हमारा 1 है, b1 क्या है, कंपेयर कर रहे हैं हम a1 इससे, b1 क्या है, -1 है, y का इसका कोफिशिएंट ये है, ठीक है। और c1 क्या है, c1 8 है, और एक साइड अगर ले लेंगे तो -8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम दोनों एक ही साइड हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको अगर इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हम क्या करें, अगर इधर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा c1, तो ये हो जाएगा। a2 क्या है, a2 3 है, b2 क्या है, -3 है, यहाँ पे माइनस है ना, और 16 को इधर ले लेंगे तो d2 हो जाएगा -16। अब हम लोग a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, तो 1 अपॉन 3। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, ये भी अपॉन ये आ गया। अब c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं, c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -16, ये कैंसिल हो गए, 1 अपॉन में 2 आ गया, यानी आ गई ये वैल्यू क्या आ गई, a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये कंडीशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट की, मीन्स इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इस केस में जो है लाइनें पैरेलल लाइन होती, मतलब कभी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे, तो यानी इसमें पैरेलल लाइन होंगी, यानी नो सॉल्यूशन। इसका आंसर जो होगा, पैरेलल लाइन होंगी तो नो सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको बोल देंगे, दोनों पैरेलल लाइन होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC congruent टू DEF, ABC और DEF दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स, ठीक है। ये देख लेते हैं बना के, जैसा सीक्वेंस दिया होता है उसी तरीके से हमको लिखना होता है, A B C, इसके कॉन्ग्रुएंट है DEF के, D ये हो जाएगा, E ये हो जाएगा, F ये हो जाएगा, A के जगह पे D, B E इस तरीके से बनेंगे, ठीक। अब एंगल A दे रखा है हमारा 47 डिग्री, एंगल ए 47 है, और एंगल ई दे रखा है कितना, 83 डिग्री, तो एंगल सी निकालना है, दिस एंगल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होने पे इक्वल होते हैं ना, तो ये भी 83 डिग्री हो गया। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए के प्लेस पे 47 डिग्री, एंगल बी के प्लेस पे 83 डिग्री, और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू, अब ये दोनों ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 3 10 हो गया, और 130 हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा।
इसका आंसर आ गया एंगल सी की वैल्यू तो आपकी आ गई 50 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ई इज द पॉइंट ऑन बी सी। बी सी पे जो है ई पॉइंट है और कह रहा है इफ डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट बी डी डायगोनल जो है इसको ए ई को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे। तो कह रहा है प्रूव करना है ए एफ इंटू एफ बी। ए एफ ठीक है इंटू एफ, ए एफ इंटू एफ बी ठीक है इज इक्वल टू ई एफ इंटू एफ डी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये तभी होंगे जब दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर दें, सिमिलर कर दें। ठीक है, सिमिलर कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ऑब्वियस सी बात है। तो पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट। और क्या इक्वल हो सकते हैं, जब ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और थर्ड वाला ये वाला जो है इसके इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल 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 से क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, दोनों सेम रेशियो में हो जाएंगे, और इसको इजीली हम उससे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रायंगल को हम क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। इसमें ट्रायंगल हमको कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए डी एफ ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल। दूसरा क्या हो जाएगा, ई बी एफ, ए डी एफ, ये एडीएफ जो होगा बीईएफ, ये सिमिलर कर लेंगे। कैसे, इस एंगल को इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में हो जाएंगे कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, एएफ चाहिए, एएफ इसका ले लेंगे, एएफ ठीक है, एएफ हो गया। एएफ के कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्या होगा, एएफ हमने ले लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, एएफ अपॉन में कौन सा साइड हम ले लेंगे, एएफ के अपॉन में एफ बी, इसका एफ बी ठीक है, एएफ नो एएफ अपॉन में, सॉरी ये एएफ हो गया, एएफ अपॉन में एफ डी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन में एफ बी। ठीक है, ए एफ अपॉन में हमारा ए एफ अपॉन में एफ डी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन में एफ बी, या हम ये भी कर सकते हैं ए एफ अपॉन में ई एफ, ए एफ अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू एफ डी अपॉन में एफ बी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ इंटू एफ बी इज इक्वल टू ई एफ इंटू एफ डी। इस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को सिमिलर करके हम इस तरीके से निकालते हैं। अब हम 23rd क्वेश्चन देखते हैं। इन एन adjoining figure a circle touches the side df, ठीक है, df इस तरीके से सर्कल को टच कर रहा है एट एच पॉइंट पे टच कर रहा है, ed एंड ef प्रोड्यूस्ड एट k तक इसको क्या किया है, प्रोड्यूस किया गया है, इसको ed को और ef को k तक और k इस m तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है। इफ e के 9 मीटर है, 9 सेंटीमीटर, ई के पूरा 9 सेंटीमीटर है, तो हमको ट्रायंगल ई डी एफ का पेरीमीटर,
ई डी एफ, इसका पेरीमीटर यानी ई डी एफ का पेरीमीटर यानी ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ, ये हमको पूरी सम निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, ई के टेंजेंट है और ई एम टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यानी हम कह सकते हैं ई के जो है इक्वल टू ई एम, ई के और ई एम जो है इसकी लेंथ इक्वल होगी, और ये होगी कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो ई के प्लस ई एम को अगर ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी, ये दोनों को ऐड कर दें तो 9 + 9 यानी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ई के और ई एम को ऐड कर दिया, 18 सेंटीमीटर आ गई। अब ई के को हम क्या करें, ब्रेक कर दें। अब ये देखिए कि इस सर्कल में डी पॉइंट से भी तो ये टेंजेंट ड्रॉ है, ये डी एच और डी के ये भी तो टेंजेंट है डी पॉइंट से, तो इनकी भी तो लेंथ इक्वल होगी, इसी तरह एफ से इनकी भी लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब ई के को हम ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, ई के को हम ब्रेक करते हैं ई डी प्लस डी के, ई डी प्लस डी के प्लस ई एम को ब्रेक कर देते हैं ई एफ प्लस एफ एम, और ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब ई डी प्लस, अब डी के जो है, डी के जो है डी एच के इक्वल है, क्योंकि डी पॉइंट से ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो हम डी के प्लेस पे डी एच रख देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ई डी एफ केवल हमको चाहिए इस पोर्शन का, तो डी के प्लेस पे हमने रख दिया डी एच प्लस ई एफ को एस एच रहने दें, और एफ एम के प्लेस पे हम क्या रख दें, एफ एच रख दें। ये भी हो गया 18 सेंटीमीटर। अब ई डी प्लस डी एच, ई डी, ठीक है, और ये डी एच और एच, ये जो हमारा डी एच है और ई एफ है, सॉरी इसको हम ऐसे पहले सीक्वेंस, ई डी प्लस ई डी तो हमको चाहिए ही चाहिए, ई एफ भी चाहिए, ई एफ को एक पास रख लिया। अब ये डी एच और एफ एच, इसको एक पास रख लिया। अब डी एच और एफ एच जो है, डी एच और एफ एच मिलके डी एफ बन जाएंगे कि नहीं, तो ये बन गया ई डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यही हो गया पेरीमीटर, यानी इस जो था इसका इसका तीनों का सम जो है 18 सेंटीमीटर ही आया। इस तरीके से 23rd जो है क्वेश्चन, ये हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब 20th को 4th क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा होल अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इस वाले पोर्शन को हम क्या करें, लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, इक्वल टू 2 हम लेके आना हमको। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम LHS ले लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हो जाएगा साइन थीटा, पूरे में दोनों में अगर देखें तो साइन थीटा कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा तो ऐसा सच रहेगी, नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है दोनों में जो नहीं होता है वो यहाँ पे जाएगा और ये इसका यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद माइनस 1 के प्लेस पे ये वाली पोर्शन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब आगे हम लोग देखें, तो ये आ गई हमारी साइन थीटा, अब यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, अब ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये बीच में प्लस का साइन है, आई थिंक 2 माइनस में था क्या ये आंसर क्वेश्चन, नहीं ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये आ गई वैल्यू। क्वेश्चन आई थिंक जो है, नहीं ठीक तो है, ठीक है, इस तरीके से ही हो गया अपॉन में। अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई 1। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा, ये इससे कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गई साइन थीटा इंटू ये -2 कोसिक थीटा। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू इसमें। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आ गई वैल्यू अपॉन में। अब ये क्या हो जाएगी, साइन थीटा इंटू ये माइनस आ गई, -2 साइन थीटा, और इसको हम कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं, रिवर्स होता है ना, ये हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ -2 आ रही है, कहीं क्वेश्चन में जो है मिस्टेक हो गई है कि इसमें जो है, हाँ क्वेश्चन जो है हो सकता है इसमें कहीं मिस्टेक हो जा रही है, हम लोग देख लेते हैं इसको। ये कोसेक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे है हमारी साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर 1 इज इक्वल टू हम लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू, जो हमने यहाँ पे लिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अगर इसमें कॉट स्क्वायर थीटा को अगर ले लेंगे माइनस कोसिक, तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगी ये। ठीक है, इसको अगर हम ये माइनस बाहर ले लेंगे तो -1 आ जाएगी, तो फिर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, -1, और ये दोनों आ जाएगी इस तरीके से, नीचे -1 और ये ऊपर भी माइनस आ रही है, तो नीचे से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से RHS हमको मिल गया। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप बता देना, तो मैं इसको फिर से करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है टू वार्न शिप्स ऑफ फॉर अंडर वाटर फ्रॉग्स
A lighthouse spreads a red colored light over a sector of एंगल 80 टू अ डिस्टेंस इतना। अब सपोज करें जब ये इस तरीके से लाइट को क्या कर रहा है, इस तरीके से सेक्टर के फॉर्म में घुमा रहा है, इस तरीके से लाइट को कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 80 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक इसको फैला रहा है ये तो पूछ रहा है कि कितने एरिया को में जो है ये लाइट को स्प्रेड करेगा इस तरीके से 80 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, इसको हम जो है कैसे करेंगे, तो इसमें हमारा रेडियस अगर देखा जाए तो ये हमारी 16.5 किलोमीटर इसकी रेडियस बन गई। ठीक है, और उसके बाद थीटा जो बन रहा है, एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो फार्मूला क्या होता है सेक्टर का निकालने का, सेक्टर का निकालने का फार्मूला होता है ना एरिया, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 3.14 हमको पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन में थीटा हमारा 80 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू आप यही रखोगे 16.5 इंटू 16.5, ये आप पुट करोगे। ठीक है, ये हो जाएगी। जब इसको हम क्या करेंगे, ये हो गई हमारी इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक, और इसको जो है पॉइंट इसका हटा के अगर इसको हम पूरा सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन आप देख लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे इसकी जो पूरी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने पे मैं निकाल रखा हूँ। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 189.97 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से इसकी वैल्यू। अब इसको आप देख सकते हैं 3 3 4 कितना होता है 7 हो गया, 7 1 8, ये 9 से नहीं कैंसिल हो सकता। 6 5 कितना हो गया 11, और 1 12, ये 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15.35 जा 15। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। 3 नीचे हमारी रह गई वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इसकी वैल्यू ये हमारी निकल आएगी। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कंसेप्ट मैं दे ही दे रहा हूं आपको। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द लेंथ इन टर्म ऑफ पाई of the arc that subtend angle 360 degree at center of circle 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर्क है, सर्कल के सर्कल पे 2 पॉइंट्स अगर इसके सर्कमफ्रेंस पे ले लें तो ये एक आर्क बन रहा है। तो ये जो छोटा वाला आर्क है इसको बोलेंगे माइनर, और जो इधर से इधर बन रहा है जो ये इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, तो इसमें रेडियस दे रखा है, आर्क जो है बोल रहा है 36 डिग्री ये एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इस आर्क AB की लेंथ क्या होगी। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर अगर ये थीटा बनाता है तो ये थीटा जो 2 पाई आर ये बनाता है वो कितने एंगल के लिए 360 पूरे के लिए बनाता है, लेकिन ये थीटा उसका कौन सा पार्ट होगा 360 का, थीटा अपॉन 360th पार्ट होगा। तो इसमें इंटू 2 पाई आर, ये इसका फार्मूला बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब इसको हम निकाल लेंगे, थीटा थीटा हमारा दे रखा कितना 36 अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई को पाई ही रखना, आर कितना है 5। अब ये क्या हो जाएगा 10 आ गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर इसका आ जाएगा पाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है लेंथ होती है, ये एरिया में स्क्वायर आता है। ठीक है, लेकिन इसमें लेंथ है तो सेंटीमीटर आएगा।
तो इस तरीके से हमने 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काफी बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको प्रॉपर वे में कर लें। जय महादेव की माय डियर स्टूडेंट। जय महादेव की माय डियर जय महादेव की माय डियर स्टूडेंट।